हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान पर गुप्तकालीन कला के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गुप्तकालीन कलाओं में हम वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। वास्तुकला, मूर्तिकला और नंबर 3 चित्रकला पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तुकला पर। वास्तुकला होती क्या है? वास्तुकला होती क्या है, यह देखना जरूरी है हमारे लिए। तो हम किसी भी चीज का, यानी जैसे भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, यानी कि किसी चीज का निर्माण करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, वो होती है वास्तुकला। वास्तुकला में ही गुप्त काल में मंदिर निर्माण शैली है, इस पर देखेंगे। मंदिर निर्माण शैली, अब भारत में मुख्यतः मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, वो 3 हैं। हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, लेकिन हम वर्तमान में इन्हें कितनी शैलियों में डिवाइड किया है, इन पर देखेंगे। नंबर 1 नागर शैली, नंबर 2 द्रविड़ शैली, और नंबर 3 बेसर शैली। बेसर या बेअसर देख लो, यानी कि नागर और द्रविड़ का मिश्रण या मिश्रित रूप ही बेसर है। अब नागर शैली के मंदिर बने। मंदिर निर्माण यानी वास्तविक रूप से जो मंदिर बनने शुरू हुए वो गुप्त काल से ही हुए। ऐसे मौर्य काल में भी मंदिर बने थे। भारत में सबसे पहले जो मंदिर बनते थे वो लकड़ियों के मंदिर भी बने, यानी कि सर्वप्रथम लकड़ियों के मंदिर बने। लकड़ी के मंदिर बने थे। भारत में मंदिर निर्माण की जो कला है कब से शुरू हुई, तो मौर्य काल से। मंदिर निर्माण मौर्य काल से शुरू हुई। लेकिन क्वेश्चन कभी कभार यह पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछते कि मंदिर निर्माण भारत में कब से शुरू हुए, तो उत्तर हो जाएगा मौर्य काल। लेकिन मंदिर निर्माणों की जो वर्तमान तरीका है, जो वर्तमान शैली है, वो कब से शुरू हुई, तो वो कब से हमारे सामने आई, गुप्त काल से। वर्तमान मंदिर निर्माण शैली भारत में गुप्त काल में सामने आई। अब वर्तमान जो निर्माण है, मंदिर निर्माण की जो शैली है, वो वर्तमान में सामने आई। अब पहले मंदिर लकड़ी के बनते थे। गुप्तकालीन जो स्टार्ट का गुप्त काल का काल है, यानी कि गुप्त वंश का स्टार्टिंग काल, उसमें भी लकड़ी के मंदिर बनते थे। लेकिन ये नहीं है कि पूरे के पूरे लकड़ी के बनते, वो साथ में किसके भी बनते, ईंटों के भी बनते थे। फिर धीरे धीरे इसके पश्चात
चौथी शताब्दी में से, यानी कि चौथी शताब्दी के स्टार्ट से जब हम कहते हैं कि घटोत्कच का काल 275 से शुरू होता है, तो वो तीसरी शताब्दी का है। चौथी शताब्दी 300 ईस्वी के बाद की है। घटोत्कच के पहले जब उनका पिता श्रीगुप्त था, उसका काल 275 ईस्वी से माना जाता है। तो उस वक्त जो शताब्दी वो तीसरी शताब्दी थी, और जो मंदिर निर्माण में पत्थर और ईंट का यूज होने लगा वो चौथी शताब्दी से माना जाता है। इसके पश्चात मंदिर निर्माण में ईंट व पत्थर का प्रयोग होने लगा। यहां तक तो हमने इसकी डिटेल के बारे में देखा है। अब हम पढ़ेंगे कि नागर शैली के मंदिर कैसे थे, द्रविड़ शैली के मंदिर कैसे थे और बैसर शैली के मंदिर कैसे थे और कहां पर बने थे। जब मंदिर निर्माण शुरू हुए थे उस वक्त मंदिर बनते थे बस ऐसे, ऊपर उसका कोई टॉप नहीं होता था, ना कलश होता था, ना ये मंडप होता था, ना अर्ध मंडप होता था, कुछ नहीं होता था। केवल एक चतुर्भुजाकार जो चबूतरा होता था, यही मंदिर माना जाता था। फिर धीरे धीरे गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शैली चेंज हुई। सबसे पहले क्या बनाया जाता था, एक चबूतरा बनाया जाता था। अब इस चबूतरे पर मंदिर बनता था, सीढ़ियां भी होती थी, चबूतरे पर मंदिर बनाया जाता था। यह मंदिर का गर्भगृह कहलाता था, यानी कि मेन भाग जहां पर, ये नागर शैली के बारे में बता रहा हूं, जहां पर देवता की, मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, वो गर्भगृह कहलाता था। फिर इस पर एक अपने तिरछी रेखाओं के समान, यानी कि उसका मंडप भी होता था, ये इस तरह से, और ऊपर से एकदम तस्तरी नुमा नहीं होकर ऊपर का भाग थोड़ा समतल होता था, और इस पर एक कलश होता था, इस तरीके से। तो फिर कैसे मंदिर बनने लगे, इस तरीके से। यह नागर शैली का मंदिर है, इसे कहा जाता था आमलक। जो समतल भाग जिस पर कलश रखा जाता था, और आमलक पर जो रखा जाता था यह कलश था। इस भाग को जहां पर मुख्य रूप से देवता की मूर्ति रखी जाती थी, इसे गर्भगृह कहा जाता था। अब ये भाग, ये वाला इस तरह दिखने वाला भाग, ये मंडप कहलाता था। कलश, आमलक, मंडप, गर्भगृह, और जो सीढ़ियां नुमा भाग होता था, चबूतरे नुमा, पीठ कहा जाता था। तो इस प्रकार नागर शैली का मंदिर दिखाई देता था। जबकि जब स्टार्ट हुए थे मंदिर बनने, तब केवल एक चतुष्फलक की आकृति होती थी। इसमें चतुष्फलक की आकृति पर एक त्रिभुज नुमा भाग होता था, जो नागर शैली का रूप है। फिर द्रविड़ शैली, सेम ये, इसमें भी चबूतरा है, लेकिन मंदिर निर्माण शैली ये थोड़ी अलग है। ये ऊपर जाते जाते थोड़ा पतला हो जाता है, और उसमें क्या, मंदिर पर मंदिर, मंदिर निर्माण ऐसे, मतलब ऊपर नीचे बनते ही जाते थे।
इस तरह इसका कुछ भाग दिखाई देता था। इस प्रकार के मंदिरों में अनेकों प्रकार की मूर्तियां लगाई गई थी, यानी अनेक देवताओं की मूर्तियां भी इनमें लगा दी जाती। इसमें अंतर देखिए, इसका शिखर काफी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक टावर नुमा होता था, जबकि ये त्रिभुजाकार होता था। यहाँ पर अनेक देवताओं की मूर्तियां होती थी। यहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाती थी। फिर ये काफी ऊंचे होते थे, यानी कि नागर शैली की अपेक्षा जो ये मंदिर है काफी ऊंचे होते थे। इस भाग को विमान कहा जाता था और इस ऊपर वाले ध्वजा वाले भाग को शिखर कहा जाता था। यहां जो होता है इसको अर्ध मंडप कहा जाता था और इसको मंडप कहा जाता था। जो इस तरह हम मानते हैं कि ये मंदिर की हाइट है। इसके बाद का जो टावर बनता है इस तरीके का, इसे गोपुरम कहा जाता था। बाकी इसमें भी पीठ थी, गर्भगृह इसी में है, लेकिन इसमें किसी एक की नहीं होकर अनेकों देवताओं की मूर्तियां भी होती थी। तो इस प्रकार के मंदिरों में भी जब एक मंदिर में अनेकों देवताओं की, तो वो शैली अलग हो जाती थी। उस शैली का नाम हो जाता पंचायतन शैली के मंदिर कहलाते थे। इस तरह ये नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर है वो कब से बनने लगे थे? गुप्त काल में बनने लगे थे। इनमें हम कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम है वो ले लेते हैं। जिनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर जिसे भीतरी गांव भी कहा जाता है, तिगवा का विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शिव मंदिर, ये गुप्त काल में बने काफी इंपॉर्टेंट मंदिर थे। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार वास्तुकला का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। फिर है मूर्तिकला। गुप्त काल से पूर्व में भी, यानी कि गुप्त काल से पहले जब कुषाण वंश का शासन था, कुषाण वंश के शासन काल के दौरान भी मूर्तिकला का
विकास हुआ था। लेकिन जो वर्तमान मूर्ति कला का विकास है वो कब से माना जाता है? गुप्त काल से, क्योंकि उस वक्त जो मूर्तियां बनती थी उसमें मूर्तियों के जो भाव थे वो बहुत ही अलग थे। कब के? कुषाण वंश के, क्योंकि उसमें भारतीयता की झलक बहुत कम थी, क्योंकि भारतीय जो रूढ़िवादियों से परे जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था आध्यात्मिकता युक्त, तो उनमें क्या है, कुषाण काल में जो मूर्तियां बनती थी उसमें काफी, यानी कि कह सकते हैं सभी मूर्तियां नग्न अवस्था में बनाई गई थी। यानी कि जिस जो मूर्ति होती थी उस मूर्ति पर जिस चीज का निर्माण किया जाता था, जिसे तराशा जाता था, वो नग्न अवस्था में दिखाई पड़ता था। जबकि गुप्त काल में इन मूर्तियों पर जो जिसका भी फोटो या जिसका चित्र बनाया जाता था वो चित्र वस्त्रों युक्त, यानी कि वस्त्रों से युक्त, केश विन्यास यानी कि बाल भी बनाए गए और वस्त्र भी पहनाए गए और सजावट यानी कि आभूषण भी उनके साथ आभूषणों से युक्त चित्र बनाए गए। इनकी ऐसी मूर्तियां बनाई गई जिसमें जिस मूर्तिकार द्वारा जो मूर्ति बनाई जाती थी उसमें चित्र में उसके साथ वस्त्र पहनाए हुए, केश भी बनाए हुए और आभूषणों से युक्त मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो इस पर वासुदेव शरण अपनी कोटेशन देते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण, कि गुप्त काल के चित्रकार या मूर्तिकार अपनी छेनी से मूर्ति में जान डाल देते थे। यानी कि वो जो मूर्ति को तराशते थे तो अपनी छेनी से जो मूर्ति जिस तरीके से तराश कर सामने आती थी, ऐसे लगता था कि वास्तव में कोई व्यक्ति या कोई मतलब पुरुष या स्त्री या फिर किसी जानवर का जो भी रूप उसमें तराशा जाता था वो रूप जैसे सजीव लगता हो, इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार गुप्त काल की जो मूर्ति कला थी वो काफी फेमस थी। मूर्ति कला अब पत्थर की नहीं, मिट्टियों की भी मूर्तियां हैं वो गुप्त काल में बनी थी। मिट्टी निर्माण यानी कि मूर्ति कला का निर्माण है मिट्टी से भी किया गया था, पत्थर से किया गया था, धातु से किया गया था। धातु, पत्थर, मिट्टी आदि सब पर मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें ज्यादातर बुद्ध, महावीर, शिव की जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति की जो रचना की गई थी बहुत ही फेमस हुई थी। शिव के अर्धनारीश्वर की मूर्ति की रचना काफी प्रसिद्ध है। तो मूर्तियों में भी अलंकरण जो किया गया था गुप्त काल में किया गया था, जिसे मूर्ति कला में काफी विकास हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चित्रकला। चित्रकला का विकास है वो काफी पहले से हुआ था, जिसमें हम देखते हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और अनेकों जो चित्र हमारे सामने आते हैं, उनमें गुप्त काल में भी कुछ गुफाएं ऐसी है जिनमें जो गुप्त काल में विकसित हुई थी, तो उनके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। चित्रकला में बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, वे अजंता की गुफाओं से प्राचीन भारत की चित्रकला के बारे में
जानकारी मिलती है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें अजंता की गुफाओं से गुप्तकालीन जो चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो महत्वपूर्ण है, जिनमें वर्तमान में जो गुफाएं हैं, कुल गुफाओं में से केवल 6 गुफाएं हैं जो वर्तमान में उनका कुछ स्वरूप है वो जीवित है। बाकी गुफाओं के बारे में जानकारी, यानी कि गुफाओं के अंदर क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। ये जरूर है कि उन गुफाओं की खोज है वो की गई है कि भी एक गुफा 6 नहीं, काफी ज्यादा है, संख्या में 29 है लगभग। तो उनमें जो गुफा नंबर 16 वह गुफा नंबर 17 है वो गुप्तकालीन मानी जाती है। इसमें गुफा नंबर 16 में है मरणासन राजकुमारी की मूर्ति, मूर्ति नहीं, चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र। और गुफा नंबर 17 है, इसमें एक औरत द्वारा अपना बच्चा है उसके साथ उसका प्रेम और बच्चा देना, यानी कि जब गौतम बुद्ध अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने जाते हैं तो उसकी पत्नी है गौतम बुद्ध को भिक्षा में राहुल प्रदान कर देती है जो गौतम बुद्ध का पुत्र था। तो यह चित्र भी बनाया गया है। गौतम बुद्ध वह उनकी पत्नी वह उसके पुत्र का चित्र प्राप्त होता है। ये इन सब में इंपॉर्टेंट है। फिर बाघ की गुफाएं जो एमपी में मिली थी उसमें कुल 9 गुफाएं मिली है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश, जिसमें कुल 9 गुफाओं की जानकारी मिलती है। इनमें भित्ति चित्रों का भी काफी सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि इन सभी गुफाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट जो गुप्तकालीन चित्रकला है इसका विकास का जो साक्ष्य हमें मिलता है गुफा नंबर 16-17 से मिलता है, जिसमें चित्र बनाए हुए, चित्रों के साथ साथ महिला हो पुरुष हो या फिर जो अपने उस समय के आभा मंडल एवं जो पेड़ पौधे पशु पक्षियों के जो चित्र बनाए गए हैं वो उन चित्रों में जो कलाकृति दिखाई गई है, जैसे कि एक व्यक्ति का चित्र बनाए उसमें भौहें, आंख, नाक, कान, मुंह और फिर उसका उस वक्त की गई जो क्रिया है उसको भी दर्शाया गया है। महिलाओं के लंबे केस, आभूषणों का अलंकरण और सजावट आदि सभी उसमें दिखाया गया। तो वर्तमान जो चित्रकला की शैली है, वर्तमान में जो डेवलप हुआ है चित्रकला का, वो गुप्त काल से स्टार्ट माना जाता है। इस प्रकार आज हमने ये देख लिया कि गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का विकास हुआ और गुप्त काल को इसी काल यानी कि गुप्तकालीन राजवंश या गुप्त काल के राजाओं के समय से ही भारत में जो एक नए युग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस युग को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।